गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 उसके सेट नंबर 13 के जितने भी जीके जीएस के प्रश्न हैं उसे सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा अनुपालन किए गए जाने वाले जो आदर्श जो है आचार संहिता वह क्या है। तो दोस्तों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो विनिर्दिष्ट किया गया है, उल्लेख किया गया है, उससे संबंधित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक है, जब यह होता है तो उस दौरान यानी कि आचार संहिता के बारे में बात कर रहा है, उसके दौरान जो है वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम चुनावी विषयों से संबंधित इसमें तमाम उल्लेख किया जाता है। जैसे कि इसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर वोट मांगने का अधिकार जो है उम्मीदवार को नहीं है, लोगों में धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर विभेद बढ़ाने, नफरत फैला के डिवाइड करके आपको वोट मांगने का अधिकार नहीं है। किनको? कैंडिडेट को। इसी सब के बारे में उसमें उल्लेख किया गया रहता है। जनप्रतिनिधि कानून 1951 जो है उसमें संशोधन किया गया था और इसके बाद जो है यह 1951 में इन तमाम बातों का जो कि आचार संहिता संबंधी जो नियम कानून होते हैं उससे जुड़े हुए होते हैं, उस सारी बातों का उसमें उल्लेख रहता है। प्रश्न संख्या 2, दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो दोस्तों, आप जानते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वह अनुच्छेद 61 के माध्यम से ही लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था, तो आर्टिकल जो है अनुच्छेद 52 जो है वह राष्ट्रपति के पद के बारे में क्या करता है, सुनिश्चित करता है। राष्ट्रपति के पद के का जिक्र जो है आर्टिकल 52 के माध्यम से किया गया है और आर्टिकल 53 जो है वह यह सुनिश्चित करता है कि संघ की जो कार्यपालिक शक्ति जो है वह जो है कार्य करने की शक्ति वह राष्ट्रपति में निहित होती है, वह अनुच्छेद 53 के माध्यम से होता है। अनुच्छेद 54 जो है वह राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव, सीधे चुनाव नहीं है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के वेतन की दोस्तों, तो उनको जो वेतन दिया जाता है वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है और साथ ही साथ उनका वेतन जो है वह साथियों 5 लाख रुपये प्रति माह है। 5 लाख रुपए प्रति माह उनको दिया जाता है और वह दिया जाता है भारत के संचित निधि से। भारत के संचित निधि से उन्हें यह इधर से होगा, संचित निधि से यह वेतन उन्हें दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर यानी जो कि राजस्थान में पड़ता है वहाँ पे पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था। इससे हमें क्या पॉइंट मिला? पॉइंट यह मिला कि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के द्वारा नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया गया था। एक पॉइंट यह मिला। प्रश्न से पूछा यह गया है कि यह कब किया गया। तो दोस्तों, यह जो है आपको 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था राजस्थान के नागौर में, जहाँ पे क्या हुआ था, पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया गया था पंडित नेहरू जी के द्वारा। प्रश्न संख्या 4, चौथे नंबर प्रश्न में है कि गांधी जी ने किस एक्ट या किस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। तो रॉलेट एक्ट के बारे में आपको पता ही होगा, जो कि 1919 है, इससे संबंधित है। इसे दोस्तों काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। यह कानून जो है वह ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित देता है, ऐसी शक्ति प्रदान करता था कि आप शक के आधार पर, यानी कि अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स, वह शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे। इसे बिना अपील, बिना दलील, ठीक है, और बिना वकील का कानून कहा गया था। और इसी रॉलेट एक्ट काले कानून के तहत जो है स्थानीय जो वहाँ के नेता थे, क्रांतिकारी थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। और इसका विरोध करने के लिए अमृतसर में जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे और उसी भीड़ पर जनरल ओडायर के द्वारा आदेश करने पर नृशंस हत्या करवा दी गई थी लोगों की, जिसमें हजारों से
ऊपर लोग मारे गए थे, हालांकि सरकारी डाटा कुछ और था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो यह रॉलेट एक्ट से संबंधित था। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 5वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण हुआ था। कौन से युद्ध जो हुआ था उसके बाद जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था, यानी कि यूनिफिकेशन हुआ था। तो यह था दोस्तों सीडान का युद्ध, जो कि कब हुआ था, 1870 में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा। इटली जर्मनी पर इसमें ऑस्ट्रिया जो है उसका प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या छठा। ठीक है, छठे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है। इस नाम का यूज जो है वह आपको ग्रेटर हिमालय के लिए किया जाता है। हिमालय की उत्पत्ति की अगर हम बात करेंगे तो हिमालय की उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुई थी। टर्शियरी या काल कहिए या टर्शियरी युग कहिए। और हिमालय के स्थान पर 5 करोड़ वर्ष पूर्व टेथिस सागर हुआ करती थी। पहले क्या हुआ करती थी, हिमालय की जगह पर टेथिस सागर हुआ करती थी। हिमालय विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत है। आपसे एग्जामिनेशन में यह पूछा जाता है ज्योग्राफी सेक्शन प्रश्न में कि हिमालय जो है किस पर्वत का उदाहरण है। तो यह दोस्तों नवीन वलित पर्वत है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वह माउंट एवरेस्ट पड़ती है। माउंट एवरेस्ट जो है साथियों, माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और उसकी ऊंचाई जो है 8400 नहीं शायद 8800 है। एक बार आप चेक करेंगे, 8848.86 या 88 के आसपास है ना, एग्जैक्टली याद नहीं है, आप चेक कर लेंगे। 8848.86 या 88 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। 7वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काम जो है वह आरबीआई का नहीं है, यानी कि रिजर्व बैंक का नहीं है। तो दोस्तों मौद्रिक नीति की अगर बात करेंगे तो इसका निर्धारण किया जाता है, करेंसी का मुद्रीकरण किया जाता है, व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नकद अनुपात का रख रखाव, ठीक है ना, यह जो है इसका भी निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन रुपए के मूल्य का निर्धारण जो है वह आरबीआई के द्वारा दोस्तों नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। कौन खतरा है, तो राजनीतिक दल नहीं, मजबूत नौकरशाही नहीं, देश का विशाल आकार नहीं, राजनीति में धन का प्रयोग। यह क्या है, एक बहुत बड़ा चुनौती है। अगर इसी तरीके से धन व्यय करके अगर इलेक्शन जीतेंगे तो इसका लोकतंत्र से कोई संबंध नहीं होगा, साफ सुथरा लोकतंत्र नहीं होगा। तो यही एक चुनौती बन रही है कि राजनीति में धन का प्रयोग हो रहा है और धन के आधार पर इलेक्शन को जीता जाता है। यही इसकी क्या है, मुख्य जो है आप डर कह सकते हैं या भविष्य के लिए चिंता कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 9। 9वें नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा, भारत के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा दोस्तों K2। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। यह जो है K2 जो है वह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, यानी कि जो पीओके पड़ता है, इसके क्षेत्र में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन की अगर हम बात करें तो गॉडविन ऑस्टिन जो कि जिसे K2 कहते हैं, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। कंचनजंगा हिमालय क्षेत्र में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। 10वें नंबर प्रश्न में है कि विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो इसकी शुरुआत दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई थी, जो कि हुआ था 1969 से लेके 74 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अब विकास लक्ष्य की अगर बात करेंगे तो इसका विकास लक्ष्य 5.7% था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास लक्ष्य जो था दोस्तों वह 3.3% था। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे, प्रथम पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान लिख सकते हैं, प्रथम 5 ईयर प्लान है ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि क्या था 1951 से लेके 56 तक था। और यह जो था दोस्तों हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित था।
इसके बाद हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे तो यह दोस्तों 1956 से लेके 61 था और यह पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था। यह एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लेंगे, अगर आपको याद नहीं तो नोट कर लेंगे, पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन जो है एक लेवल नहीं उठाते हैं, स्तर को नहीं उठाते हैं। तो यह कहा गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। जब 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता हुआ था, उसके दौरान BR अम्बेडकर साहब ने कहा था कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी जो है वह क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन एक स्तर नहीं उठाते थे। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार एवं आर्थिक कार्य का संकल्प निर्धारित किया गया था और इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति मिली थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। 1977 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा क्या था? जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था जब 1977 का चुनाव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकता है? अधिकतम वह दोस्तों इसे 14 दिन तक रोक सकता है। अगर ऐसा नहीं करता है 14 दिन के बाद तो उसे जो है वह स्वतः पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, स्वतः पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं रहती है। इसके लिए राज्यसभा 14 दिन तक का समय मिलता है। 14 दिन के अंदर उसे वापस लौटाना होता है। अगर नहीं लौटाएगी तो उसे पारित मान लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। वास्तुकला के संदर्भ में दोस्तों सुर्खी का यूज कुषाण के कालों से शुरुआत की गई थी इसकी। मथुरा में जो 5 स्तर की खुदाई हुई थी उसमें तीसरे एवं 5वें स्तर में सुर्खी का साक्ष्य मिला है, सुर्खी का निर्माण का साक्ष्य देखा गया है। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? स्वरोजगार कार्यक्रम की बात करें तो यह है दोस्तों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन सी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। इसकी योजना की शुरुआत जो है वह 1 अप्रैल 1999 को हुई थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें को आरक्षित किया गया है? देखिए यहाँ पे कई बातें हैं, जिसमें से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अनुसूचित जाति के बारे में पूछा गया है, जनजाति नहीं। तो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में दोस्तों 84 सीटों को आरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर दोस्तों जनजाति पूछता तो जनजाति 47 है। ठीक है, जाति और जनजाति में अंतर है। तो जनजाति के लिए जो है जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे 47 सीटों को रिजर्व रखा गया है। लोकसभा में अगर हम अधिकतम सीटों की संख्या की बात करें, अधिकतम सदस्य संख्या की बात करेंगे तो अधिकतम सदस्य संख्या 552 जो है वह निर्धारित किया गया है, जिसमें कि वर्तमान में लोकसभा में 543 जो है वह निर्वाचित सदस्य है, यानी कि इलेक्टेड सदस्य है, मेंबर है। प्रश्न संख्या 117 प्रश्न संख्या सीधे 17 है। 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में कृषि जन्य पदार्थों का हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? भारत में जो कृषि जन्य पदार्थ है उसके लिए, देखिए ये प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि श्रेणी मापदंड की इकाई, जैसे कि हॉलमार्क होता है, एक मार्क है,
तो हॉलमार्क तो साथियों आभूषण वगैरह पर होते हैं, ऑर्नामेंट्स पे होते हैं, लेकिन कृषि जन्य जो पदार्थ है उसमें क्या होता है, जो उसको क्या करता है, प्रमाणित करता है उसकी गुणवत्ता के संबंध में, तो यह हो जाएगा 1 मार्क, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। शुरुआत की बात कर रहा है, तो उस समय कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। संपत्ति के अधिकार जब हुआ था तो वह 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, उसमें से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें मौलिक, ये जो मौलिक अधिकार है यह जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसमें आपको 21 से लेके 35 तक इसका जिक्र किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19। 19वें नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं है, गलत कह रहा है। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी, जो कि हमारा सही है, और यह था 1956 से लेके 61 तक, तो हमारा यह सही है। दूसरा है कि महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। अब दोस्तों पहला सही है, दूसरा क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे दूसरा भी आपका सही है। तो हमसे पूछा था कि कौन सा इसमें असत्य है, तो दोनों जो है यहाँ पे असत्य है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, दोनों के दोनों सही है, यानी कि यहाँ पे आपका न तो 1 और न ही 2 हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में हुआ था और यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने बात किया था, जो कि 1951 से लेकर 56 तक चला था, और यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन कह रहा था कि महालनोबिस के द्वारा कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई और यह सांख्य नामक एक जर्नल निकाला गया। तो दोनों के दोनों सही है, तो जब दोनों सही है तो ऑप्शन में आपका डी यहाँ से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20। सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है, किसके बारे में, तो सरकार क्या कर रही है। अभी इसी के लिए तो आप देखते हैं ना कि गवर्नमेंट क्या करती है, प्लान लाती है, और प्लान या जिसको बजट कहते हैं, और यह जो है आप सभी को दिखाया जाता है, चाहे वो न्यूज़ पेपर के माध्यम से हो अथवा समाचार आपको न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो, तो यह जनता के सामने होना चाहिए। तो यह सरकार क्या कर रही है इस बजट के माध्यम से ही पता चलेगा इसका प्लान क्या है, और जो इम्प्लीमेंट करेगी वह लोगों को पता होना चाहिए। तो वह जो है पारदर्शी रहता है, अपारदर्शी गुप्त नहीं रहता है, वह जनता के सामने आती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। सूचना के अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो सूचना का अधिकार यूपीए सरकार की देन है। आरटीआई एक्ट जो है, जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, वह 2005 ईस्वी में लाया गया था। आप यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन। प्रश्न संख्या 21। बिहार के इतिहास का प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे। देखिए इसका नाम है बिहार का इतिहास, और इस प्रथम ग्रंथ के रचनाकार अली मोहम्मद शाह अजीमावादी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22। कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य, जिसे एमएसपी मार्जिनल स्टैंडर्ड प्राइस कहते हैं, इसकी संस्तुति यानी कि इसकी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी सिफारिश या संस्तुति जो है वह CACP के द्वारा की गई थी या की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा। कृषि मूल्य आयोग का गठन जो है दोस्तों 1965 में किया गया था। ठीक है, और कृषि मूल्य आयोग की अगर हम बात करेंगे, कृषि मूल्य आयोग यह जो है 1985 ईस्वी में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है नहीं पूछा जा रहा है। तो समुद्री ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, तो यह परंपरागत है कि गैर परंपरागत है, तो यह गैर परंपरागत है ना। हमसे पूछा गया है कि गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। यह क्या है, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है ना,
यह क्या है, परंपरागत स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। समुद्री ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोगैस जो है, यह जो है दोस्तों गैर परंपरागत स्रोत जो है। और यह जो साथियों जो है यह नहीं है, आपसे पूछा गया है नहीं है। प्रश्न संख्या 24, कोंकण तट निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है। तो दोस्तों यह जो है गोवा और दमन के बीच स्थित है कोंकण तट। कोंकण तट जो है वह पश्चिमी घाट में अवस्थित है अथवा स्थित है। पश्चिमी घाट में कोंकण तट गोवा तथा दमन के मध्य अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो यह अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 और 30 में इसका जिक्र किया गया है, समावेशन किया गया है। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, अगर हम भाग 3 की बात करें दोस्तों, भाग 3 उसमें अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है, जो कि आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इस मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 29 जो कि आपका अनुच्छेद 29 और 30 है, तो अनुच्छेद 29 है, इसके तहत जो है जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन्हें अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। और यह अनुच्छेद 30 की अगर हम बात करेंगे, तो अनुच्छेद 30 में सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के यानी कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से शिक्षण संस्थान में स्थापना करने एवं प्रशासन के संचालन करने का उन्हें अधिकार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 26, चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा कहाँ एक हरित स्वचालित अलवणीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है। प्रश्न को गौर से देखेंगे, प्रश्न हमसे क्या कह रहा था, प्रश्न यह पूछ रहा था दोस्तों कि चेन्नई में जो स्थित है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, कहाँ है, चेन्नई में, इसके द्वारा कहाँ एक हरित स्वचालित अलवणीकरण संयंत्र का कार्य कर रहा है। तो यह दोस्तों लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप का जो यह संयंत्र है, इसी निम्न तापमान तापीय विलवणीकरण प्रौद्योगिकी तकनीक के उपयोग से पीने योग्य पानी को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रश्न संख्या 27, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए, किससे होना चाहिए, गुड गवर्नेंस से यानी कि सुशासन से। प्रश्न संख्या 28, भारत में कहाँ पे झूम कृषि की जाती है। झूम कृषि में क्या करते हैं, एक जगह के वृक्षों को काटते हैं और वहाँ पे सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। कुछ समय तक वहाँ पे खेती करने के बाद जो है फिर जो है उस जगह को छोड़ के अगले जगह पर फिर वहीं पे वनों की कटाई यानी कि पौधों के जंगलों की कटाई करके फिर से दोबारा उसी टाइप की खेती की जाती है, उसे ही झूम कृषि कहते हैं। और यह आपको उत्तर पूर्वी भारत में अधिकतर आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है। तो आपका नांगल, दुर्गापुर और बरौनी है, जबकि कामरूप जो है वह इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, कामरूप जो है असम का प्राचीन नाम हुआ करता था। और यह जो कामरूप हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, यह जो है यह आपका किसके अधीन नहीं है, यह आपका कामरूप के अधीन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30, प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में अविमेलित विकल्प को चुनें। एक तरफ आपका खेल दिया हुआ है यानी कि स्पोर्ट्स दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका आयोजन स्थल दिया हुआ है। जैसे कि एशियाई खेल 2023 की अगर हम बात करें, तो एशियाई खेल 2023 इसका आयोजन क्या हुआंगू चीन में किया जाएगा। आपसे क्या कर रहा है, विकल्प को चुनना है। कौन सा आपका क्या है, प्रमुख आगामी खेल में के आयोजन स्थल के स्थान में विमेलित विकल्प को चुने, मेल नहीं वीमेल, जो कि आपका गलत दिया हुआ, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे एशियाई खेल 2026 के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत दिया हुआ है। ठीक है, इससे पहले एशियाई खेल 2023 जिसका हुआ आयोजन हुआंगू चीन में, तो यह आपका विमेल नहीं है, मेलित है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की अगर बात करें तो यह सर्बिया और बेलग्रेड में। यहाँ पे तीसरा है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 जो कि महिला का है वह भारत में किया जाएगा। तो यह आपका क्या है, सही है। और यह जो आपका दिया हुआ है भारत दोस्तों, तो यह आपका गलत है,
यह कहाँ पे किया जाएगा? जापान में किया जाएगा। ठीक है, तो यह बेमेलित मतलब कि बीमेल है, तो ऑप्शन डी गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे यह पूछे कि जापान में कहाँ पे किया जाएगा, तो जापान में नागोया में किया जाएगा, जापान के नागोया में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो यह है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जो है वह आर्टिकल 50 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। प्रश्न संख्या 32। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वो कौन सी है? तो वह है दोस्तों कावेरी। इन्हें दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कहा गया है। कावेरी नदी पर कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों के बीच जल के बंटवारे को लेकर हमेशा ही विवाद बना रहता है। संसद के द्वारा इस नदी घाटी बोर्ड 1956 में बनाया गया था, अनुच्छेद 262 के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। 34 नंबर प्रश्न में कि राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है, जो सिंबल होता है अलग अलग पार्टी का। तो पूछा यह गया है कि उसको यह चिन्ह जो है सिंबल वो किसके द्वारा वितरित किया जाता है? तो यह सारा काम जो है वह चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग जो होता है यानी कि इलेक्शन कमीशन जिसे कहते हैं दोस्तों, वह संवैधानिक निकाय होता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 जो है वह आपको चुनाव आयोग से इस आर्टिकल 324 का संबंध है। अनुच्छेद 324 से 329 तक लेकर के 329 तक ये सब जो है चुनाव से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, चुनाव से संबंधित इसमें व्यवस्था की गई है। प्रश्न संख्या 35। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हैं, उनके जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस पुस्तक को प्रोफेसर विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक का क्या नाम है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित पुस्तक है द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो यह साथियों बदायूनी था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पे अलबरूनी था दोस्तों। ठीक है, थोड़ा मिसमाइंड हो गया। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान की अगर हम बात करें तो यह दोस्तों अलबरूनी था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1017 ईस्वी में महमूद गजनबी के साथ यह कहाँ आया था? भारत में आया था। ठीक है, महमूद गजनबी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किए गए हैं। सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था, बहुत सारा इसके बारे में जिक्र किया गया था। और महमूद गजनबी का अगर मुख्य उद्देश्य की दोस्तों हम बात करेंगे तो उसका मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। ठीक है, और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, यहाँ पे नहीं, उसके अपने लिए, मुगलों के लिए जो है महमूद गजनबी के द्वारा जो इसका मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों वह धन लूटना था। ठीक है, और अलबरूनी जो है वह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1905 ईस्वी में बनारस का कांग्रेस अधिवेशन जब हुआ था उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। बनारस कांग्रेस अधिवेशन में ही स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया था क्योंकि इतना यह क्रूर था। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि मेरे शासन में रहते हुए, मुझे यहाँ पर रहते हुए मेरी यह इच्छा है कि कांग्रेस को पूरी तरीके से पंगु बना दूँ, ऐसा लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो दोस्तों यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 38 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ कहाँ से की थी? तो यह इसकी शुरुआत की गई थी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से
गांधी जी ने दांडी यात्रा यानी कि यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन ऐसा भी कह सकते हैं इसे, इसकी शुरुआत की थी दांडी यात्रा की 12 मार्च 1930 को। साबरमती आश्रम से कुल उनके 78 जो समर्थक थे, इनके द्वारा यह यात्रा जो है वो 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को यह झुंड जो है 78 लोगों का जो समूह है वह चला था। और यह जो है दोस्तों यह पद यात्रा था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर महात्मा गांधी के द्वारा एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून भंग किया गया था, तोड़ा गया था। और इस आंदोलन में महिलाओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। प्रश्न संख्या 40, शैलकृत मंदिर। शैलकृत मंदिर जो है वह दोस्तों कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर, एलोरा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। शैलकृत मंदिर जो है वह एलोरा में स्थित है, कैलाश मंदिर। और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों वह कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा एक और जो है कैलाश मंदिर है जो कि कहाँ है? कांची का कैलाश मंदिर की अगर हम बात करें, कांची के कैलाश मंदिर, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन के द्वारा किया गया था। नरसिंह वर्मन के द्वारा कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन के द्वारा करवाया गया था। प्रश्न संख्या 41, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है। तो यह स्थापित किया गया नागपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक यानी कि स्टेप वाइज और वृद्धि जो होता है, क्रमिक जो इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजमेंट होता है, इसकी दर लगभग डैश प्रति किलोमीटर होती है। तो यह होती है 35 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है उस भाग में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 43, 43 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? तो यह रेट है दोस्तों 11.29%। और देश में अगर देखिए, यह प्रश्न था बिहार राज्य के, बिहार स्टेट के संदर्भ में स्पेशल प्रश्न था, या बिहार स्पेशल भी कह सकते हैं। शहरीकरण की दर जो थी वह 11.29% थी। लेकिन अगर पूरे देश की अगर हम बात करेंगे तो देश भर में शहरीकरण का प्रतिशत जो है वह 31.2% है। गोवा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य जो है वह दोस्तों आपका गोवा पड़ता है। ठीक है, बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार बिहार का सर्वाधिक नगरीकृत जिला पटना होता है। और सबसे कम बिहार के इस परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यह आपका मधुबनी है। प्रश्न संख्या 44, सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं, उसको यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है कि सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को के द्वारा सूची में शामिल किया गया है, यानी कि अब तक भारत का कुल कितना जो है जगह वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2023 तक में शामिल हो गया है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 विश्व विरासत स्थल को, यानी कि यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के कुल 42 स्थल को अब तक शामिल किया जा चुका है। हाल ही में जो सितंबर 2023 में पश्चिम बंगाल का जो है शांति निकेतन, उसे 41वां और कर्नाटक का जो है प्रसिद्ध होयसल मंदिर, कर्नाटक का जो होयसल मंदिर है, होयसल मंदिर को 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत सूची स्थल के रूप में पंजीकृत किया गया था, रजिस्टर्ड किया गया था अथवा नामांकित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं, यानी कि ऐसी भारत में कितनी पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय दल के रूप में दर्जा प्राप्त हो चुका है? तो वर्तमान में 6 राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसे दोस्तों
राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दिया गया है, जिसमें से आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल पार्टी और आम आदमी पार्टी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित देशों के राजधानी है उसका अविमेलित विकल्प को चुनना है। इसमें से कौन आपका विमेलित है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, इंडोनेशिया नुसंतारा, बरूंडी बुजुम्बरा, माली बमाको। तो यह सब आपका सही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सभी जानते हैं कैनबरा होगा, तो यहाँ पे सिडनी गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी जो है ना, वह सिडनी दोस्तों सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा आपका शहर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का सिडनी। लेकिन यहाँ पे अगर हम राजधानी की बात करें तो यह क्या हो जाएगा? कैनबरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 47। अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छी लग रही है, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, एक लाइक तो बनता है। प्रश्न संख्या 47 में कह रहा है कि हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया है। यानी कि यह टेक्निक जो है वृक्ष रोपने का जो है पद्धति, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, एक टेक्निक, एक तरीका, वह इस मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति के तकनीक को किस देश के से लिया गया है, किस देश के आधार पर इसको भारत में अपनाया गया है, जो कि कहाँ किया जाएगा? मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इस विधि से पेड़ को लगाया जाएगा, यही कहने का मतलब है। तो यह दोस्तों जापान से इस विधि को ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। प्रसिद्ध त्वांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। यह त्वांग मठ जो है वह बौद्ध मठ है और भारत का सबसे बड़ा मठ है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की दोस्त, तो सबसे पहले यहाँ पे सूर्य की रोशनी दिखाई पड़ती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, प्रश्न संख्या 49। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो उनके द्वारा चेरों को पराजित किया गया था राजा मानसी के द्वारा। वह जो है राजा भारमल के पुत्र थे और दोस्तों अकबर के क्या थे? साले थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 50, साले के पुत्र थे। प्रश्न संख्या 50 में कह रहा है कि संप्राय मैदान संबंधित है। यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह नदी से संबंधित है। संप्राय जो है मैदान, वह नदी से संबंधित है। इसका निर्माण उस समय हुआ जब नदी की अंतिम अवस्था यानी कि अंतिम लास्ट स्टेज होती है, उसके दौरान क्षैतिज अपर्दन के द्वारा इस सतह का निर्माण हुआ था। प्रश्न संख्या 51, गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। तो यह दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र को क्रिएट करता है, निर्माण करता है। गतिशील वैद्युत आवेश जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र को जो है वह पैदा करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, निम्न जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सुमेलित करें और सही विकल्प को चुनें। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है ट्रिपोनिमा पैलिडियम। यह क्या है दोस्तों? यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यह दोस्तों यह रोग का कारण है। ठीक है, यह जो है रोग का कारण है। और दूसरी तरफ क्या है? यह रोग है प्लेग, सिफिलिस, कोलेरा, एंथ्रेक्स, ये सब क्या है? रोग है। लेकिन यह क्या है? किसके कारण होता है? यह प्लेग किसके कारण फैलता है? चूहा के कारण। और चूहा के किसके कारण होता है? अगर हम प्लेग की बात करेंगे तो प्लेग जो है दोस्तों वह आपको यार्सिनिया पेस्टिस के कारण फैलता है। तो हमारा प्लेग 1 का संबंध बी से हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रिपोनिमा पैलिडियम है, इसका संबंध दोस्तों सिफिलिस से हो जाएगा। तो ये का थर्ड हो जाएगा। तीसरे नंबर ऑप्शन में है कि बैसिलस एंथ्रेसिस, है ना। यह बैसिलस एंथ्रेसिस जो है इसका संबंध जो है एंथ्रेक्स से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे 2 छूट गया, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे विब्रियो कॉलेरी है, इसका संबंध कॉलेरा से हो जाएगा। प्रमुख जीव जनित रोग जो है वह उसमें से कई सारे रोग हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा
जब रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है लाइट, उसमें ऊर्जा जो है वह आपको आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, आपतन कोण के घटने के साथ घटती है, और आपतन कोण 45 डिग्री के बराबर होने पर अधिकतम हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर जो है निर्भर नहीं करती है। यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54, पादपों में मूल रोमों के द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को दोस्तों परासरण के नाम से जानते हैं। पादप यानी कि जो पौधे होते हैं उनका मूल रोम जिसमें जल परासरण विधि के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, वह दोस्तों क्या होता है? परासरण एक प्रोसेस होता है जिसमें जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम जल को पहुंचाता है, ठीक है, जाइलम जल को पहुंचाता है, और फ्लोएम जो है वह फ्लोएम का काम जो है दोस्तों वह होता है भोजन पहुंचाना, ठीक है, भोजन पहुंचाना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से किन कारण से और वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? किस कारण से? तो दोस्तों भूवैज्ञानिक संतुलन स्थापित करने के लिए ऐसा किया जाना अति महत्वपूर्ण है। अगर जितना क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो कुल क्षेत्रफल का 33% जो है पारिस्थितिकी बैलेंस बनाने के लिए 33% वन का होना आवश्यक होता है, ठीक है, पर्यावरण संतुलन स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, वनस्पति तेलों को असंतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में निकेल जो है वो उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 57 नंबर प्रश्न में है कि यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो यहाँ पे अगर हम बात करें त्वरण की 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा? तो इस दशा में साथियों फॉर्मूला के आधार पर इसे सॉल्व करेंगे। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2/3c, ठीक है। अब वो कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पे है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो निर्वात में प्रकाश का वेग यही ना निकालना है, प्रकाश का वेग 1.5 किसमें? यदि निर्वात में प्रकाश का वेग इतना है ना, तो अगर इसे हम निकालना है तो कितना है आपका 1.5 प्रकाश का निर्वात में वेग, तो प्रकाश में निर्वात का वेग आपका कितना हो जाएगा? c हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो c है बाय v, ठीक है, 1.5 बराबर c बाय v। हमें क्या निकालना है? अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे v रहने देंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं v में v इंटू 1.5 बराबर c है ना, या अगर हम ऐसा कर लेंगे v बराबर या v इंटू 3/2 बराबर c। 1.5 का मतलब तो वही ना हुआ। तो अगर यह दोस्तों c में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 भी यहीं पर रह जाएगा, यह 3 भी है, यह क्या है आपका 3v, और बराबर क्या हो जाएगा 2c, 2 इसमें बाइसियम हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्मूला को अगर हम चेक करेंगे तो हमें क्या निकालना था? अगर हम v को देखें, v को इधर ही रहने दें तो v बराबर क्या हो जाएगा 2c/3, यही तो है 2/3c या 2c/3। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 58, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। प्रश्न संख्या 59, प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है वह दोस्तों क्या है? तो यह है आपका लेजर। प्रकाश किरण पुंज को अत्यधिक दिशिक हो लेजर के रूप में जानते हैं, और लेजर का पूर्ण रूप लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। मूल रूप से लेजर में मानिक क्रिस्टल यानी कि रवि क्रिस्टल का यूज किया जाता है।
लेजर में दृश्य प्रकाश का उपयोग भी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो यह है दोस्तों स्मॉग। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 61 पूछा गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पे है दोस्तों धान्य और अनाज, दूध और मांस, वसा और शर्करा, दालें और फलियाँ। तो इसको बैलेंस करना है। तो धान्य और अनाज के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा? मसूरी दाल या चावल? चलिए चावल आ गया। दूध और मांस के अंतर्गत दूध और मांस, तो मांस मछली एक साथ आ जाएगा, ठीक है। वसा और शर्करा, तो यह आपका घी में आ जाएगा। और दालें और फलियां में क्या आ जाएगी? मसूर की दाल आ जाएगी। तो ए का क्या मिला? 2, तो ए का 1 नहीं होगा, ए का 3 नहीं होगा, ए का 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ मिला। यहाँ ए का 3 है, तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही साधारण सा प्रश्न था। प्रश्न संख्या 62 निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा युग है जिसमें आपको खुला परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है? तो यह है दोस्तों कॉकरोच और सिल्वर फिश। कॉकरोच की अगर हम बात करेंगे तो यह आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है, जंतु है, जीव है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण क्या है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जो है वह दोस्तों अब बेकलाइट है, ठीक है। बेकलाइट क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। नॉयलॉन पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण होता है। हालांकि हमें उससे मतलब नहीं है, हमसे ये प्रश्न कह रहा था कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है। ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है बेकलाइट, बेकलाइट के साथ जाएंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 64 किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे परमाणु का आकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। परमाणु की त्रिज्या की अगर हम बात करें, परमाणु की रेडियस, परमाणु के रेडियस की बात करें तो वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, और यहाँ पे नाभिकीय त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। प्रश्न संख्या 65 नंबर प्रश्न में दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 65 नंबर प्रश्न, 65 नंबर प्रश्न में है कि ग्रहों की गति की नियत प्रतिपादित किए गए थे। ग्रहों की गति के नियत प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? केपलर महोदय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, ये किससे उत्पन्न होता है? विषाणुओं के द्वारा होता है। कुष्ठ रोग के द्वारा, जब कुष्ठ रोग जिस रोगी में होता है, जिस मरीज में होता है, जिस व्यक्ति में होता है, उसमें तंत्रिका तंत्र और त्वचा जो है इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। कुष्ठ रोग को माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण यह जो है रोग पाया जाता है या उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 67 अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस प्रदूषक कौन सा है? तो यह दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है, इसी के कारण जो है अम्ल वर्षा जो है होती है। प्रश्न संख्या 68 जीन द्वारा नियंत्रित होता है अथवा नियंत्रित किया जाता है, तो यह दोस्तों अनुवांशिक, जिसको जेनेटिक्स कहते हैं, न कि प्रोटीन संश्लेषण। तो जेनेटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो जीन के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक जिसको एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के कहते हैं? वायुमंडलीय प्रदूषक की अगर हम बात करेंगे तो यह आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, SO2 ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल में 78% तक आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है, और आपका 21% जो है, 21% जो है वह आपका ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व यानी कि मेजर मिनरल एलिमेंट जो है वह कौन सा होता है, यह क्या कहता है? तो हड्डी में आप जानते हैं हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो बताइए, इसका आंसर इजी हो गया, कैल्शियम इसका सही आंसर है, ठीक है। हड्डियाँ जो है, जो आपका बोन्स जो होती है, तो वो बोन्स जो है उसमें ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से इस
हड्डी का बोन्स का निर्माण होता है। किससे होता है? ट्रांस कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम की 1.2 ग्राम दैनिक मात्रा यानी कि रोज जो है वह एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होती है। कम से कम 1.2 ग्राम जो है वह कैल्शियम शरीर को, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैल्शियम जो है वह ज़रूरी है ताकि हड्डी क्या मजबूत हो सके। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है? प्रश्न को समझेंगे फिर आंसर तक चलेंगे। प्रश्न ये कह रहा था कि इसमें से किस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार विद्युत के द्वारा यानी कि इलेक्ट्रिक के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग के और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है? तो ये हो जाएगा जूल का नियम। ठीक है, जो कि क्या होता है? H बराबर I/2RT। एक जूल की अगर हम बात करेंगे तो एक जूल में 0.24 कैलोरी ऊर्जा होती है। एक जूल 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने वाले 2 किलोग्राम द्रव्यमान की ऊर्जा के बराबर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। एगार प्राप्त किया जाता है। एगार आपको शैवाल से मिलता है जिसको एल्गी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एगार जो है यह नामक एक पदार्थ है। एगार जो है एक पदार्थ है जो कि आपको लाल शैवाल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एगार जो है वो किससे प्राप्त होता है? लाल शैवाल के द्वारा। लाल शैवाल के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे लाल शैवाल नहीं लिखा हुआ है, शैवाल लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में 4 सेकंड में चली गई दूरी के बारे में बताना है। तो क्या होगा दोस्तों? 4 सेकंड में चली गई दूरी की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 4 सेकंड में चली गई दूरी यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, 74। एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है? अब दोस्तों इसको हम फॉर्मूला के आधार पर आप आराम से इसे समझा सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -33.3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस की क्षमता की बात करें तो वो आपका 2 डायोप्टर दिया हुआ है। अगर हम फॉर्मूला की बात करें 1/v है ना -1/u बराबर 1/f। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? 1/v है ना, तो 1/v की जगह पर हम 1/v लिख देते हैं माइनस, है ना। अब हम दोस्तों अगर हम करें यहाँ पे 1/u के जगह पर यहाँ पे u कितना है? 20 है ना। तो आप क्या करिए, बराबर को इधर रहने देते हैं। 1/f यह माइनस में है, उधर जाके 1/u प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1/f की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे f, इस f की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा और इसमें से यह 20 क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो 50 से 100 2 बार में और यह क्या हो जाएगा? 5 बार में। इस तरीके से कटेगा। 2 में से 5 गया तो -3/100। ठीक है, तो इसे आप कैंसिल करेंगे कितना होगा? 2 के बाद पॉइंट जाएगा तो 0.33 होगा ना, 0.33.3%। ठीक है, यहाँ पे इसको हम पलट देंगे चूँकि इसलिए अभी आप यहाँ पे 3/100 आपको समझ में आ गया है ना। अब 1/v है, 1/v बराबर 3/100 आ गया, ऐसा आ गया। तो दोस्तों 100 बराबर 3 भी नहीं हो गया ना, तो v बराबर क्या हो जाएगा? 100/3। तो आप इसे डायरेक्टली अगर इतना लंबा नहीं लिखे तो वहीं पे आपको समझ में आ रहा था कि 100/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 33.33। किस में? माइनस में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य जो है रेस्पिरेशन का होता है। ऑप्शन नंबर
डी यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का श्वसन स्थल होता है और बेंड्रा के द्वारा इसका नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है वह अल्टमैन के द्वारा इसकी खोज माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वह अल्टमैन के द्वारा किया गया था 1886 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका यह वॉल्यूम 1 जो कि आपका प्लेटफॉर्म क्या है, इसके सेट नंबर 13 की यहाँ पे समाप्ति होती है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जिसमें सेट नंबर 14 और वॉल्यूम 2 के सेट नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा पॉलिटी की जो है वह एक नई चैप्टर जिसकी चैप्टर नंबर 4 है, इसकी शुरुआत होगी। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, तो इसे सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि जितने भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम अभ्यर्थी को इस वीडियो के माध्यम से लाभ मिल सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।